अब देखो, अब हम लोग को जनरली अब इसके बाद ना हम लोग को पढ़ना है कि फायर हैजार्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या मतलब नुकसान पहुंच सकता है उसके बारे में देखना है। चलो एक बार ना रीडिंग मारते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है ये। करा whenever there is a breakdown of insulation over the wires, it is always accompanied by generation of heat and increase the temperature near about the fault. ठीक है, if there is a fault earth and there is no isolation of circuit due to fault current, then the fault current persists, which further increases the temperature of surrounding, and if the temperature reaches ignition point, the insulation start burning and fire break out. कह रहा है कि जब इंसुलेशन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का फॉल्ट आया लीकेज करंट बनेगा। तो अगर लीकेज करंट बना और लीकेज करंट अगर ग्राउंड नहीं हुआ तो वो तो लीकेज करंट है ना, वो अपोज कर रहा है, मतलब बोल सको कि वो एज बॉडी पे वो अस्थिर है, स्टोर हो रहा है उसमें। तो जब बॉडी पे वो लीकेज करंट स्टोर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसमें जो है हीट जनरेट होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो उसके कारण क्या होगा, वहां का टेम्परेचर जो आसपास है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल्ट है। अब जब हम वहां पे उसको अर्थ नहीं किए हुए या फिर अर्थ किए तो अर्थ प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, उसको ग्राउंड नहीं कर पा रहा, या फिर किसी प्रकार का उसको ग्राउंडिंग नहीं मिला हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उस एपरेटस को अब डैमेज पहुंचाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो कोई एक ऐसा लिमिटेशन, एक ऐसा फिक्स पॉइंट पे पहुंचेगा जिसपे वो जो एपरेटस है वो फिर मतलब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वही होता है ना कि कोई कोई प्रेशर ज्यादा उसमें फॉल्ट आने पे वो मतलब बोल सकते हैं कि एकाएक ब्लास्ट कर जाता है, या फिर धीरे धीरे देखते हैं कि उसमें आग लग जाता है। ट्रांसफार्मर में ही देखते हो कहीं फॉल्ट आता है तो ट्रांसफार्मर में एकाएक आग लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका ग्राउंडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो जो लीकेज करंट आया उसको ग्राउंड नहीं कर पाया, और ग्राउंड नहीं कर पाया तो वो ट्रांसफार्मर में लीकेज करंट स्टोर होता चला गया, और स्टोर होता चला गया। एक समय ऐसा आया कि उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फाइनली उसमें आग लग गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस चीजों को दूर करने के लिए हम लोग बाउंडिंग कनेक्शन एकदम नेसेसरी है। ठीक है, ताकि ठीक है अगर अर्थ रेजिस्टेंस मेरा काम नहीं कर रहा है तो न्यूट्रल वाला तो काम करेगा, वहां से वो ग्राउंड होगा। ठीक है, तो वहां पे बोल रहा है कि हेंस टू अवॉइड द फायर हैजार्ड अर्थी और बॉन्डिंग इज नेसेसिटी। तो अगर कुछ ऐसा बोल दे कि हम लोग का अर्थ ही नेसेसरी क्यों है, तो एक तो ये कारण है, और बहुत सारे रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3 4 5 लाइन एकदम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, अरे ये तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, व्हाई दिस इज नॉट यूज्ड इन न्यूट्रल। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हुआ क्या इसको? तुम लोग को दिख रहा है ये बहुत छोटा हो रहा है ना? इसको क्या हुआ? चलो हम पढ़ के दिखा बता देते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। इसको हम जूम कर लेते हैं तब तक। देखो, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है कह रहा है कि व्हाई यहाँ देखो ऑटोमेटिक ना इस पेज में कुछ एरर आ गया, जबकि ये प्रॉपर सही था लिखा हुआ। कह रहा है व्हाई द फ्यूज इज नॉट यूज इन न्यूट्रल। मतलब अब देखो, अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक तुम्हारा लाइव वायर है, एक तुम्हारा फ्यूज है। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब हम लोग जो फ्यूज लगाते हैं वो पॉजिटिव में ही क्यों लगाते हैं, निगेटिव पॉइंट पे क्यों नहीं लगाते? लेकिन हम लोग तो गलती कर बैठते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं लगा देते हैं, जो भी मन हुआ कहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है
कि जो फ्यूज लगेगा वो लाइव वायर में ही लगेगा, मतलब पॉजिटिव एंड पे ही हमें फ्यूज लगाना है। तो यही बोल रहा है कि हम पॉजिटिव एंड पे ही क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल पे क्यों नहीं लगाते हैं। एक चीज तो समझ में आ गया कि फ्यूज न्यूट्रल में गलती से भी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हम फ्यूज का मतलब समझे तो फ्यूज क्या काम करता है, तो फ्यूज काम करता है कि वो ओवर करंट पे वो प्रोटेक्शन देता है और शॉर्ट सर्किट करंट पे प्रोटेक्शन देता है। मतलब जब एक्सेसिव करंट फ्लो करता है वायर से, तब उस केस में फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है। अगर हम उसको न्यूट्रल में अगर हम लगा दें, तो न्यूट्रल में क्या कर रहे हैं, अभी देखो बॉन्डिंग कनेक्शन भी पढ़े ना, बॉन्डिंग कनेक्शन को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिए। तो अगर हम उस केस में अगर न्यूट्रल में अगर हम फ्यूज लगा देंगे, तो अगर कभी किसी कारण बस एक्सेसिव करंट अगर फ्लो करेगा, तो वो तो इसको ओपन कर देगा। अगर ओपन करेगा तो मेरा सर्किट तो वो जो एक्सेसिव करंट था वो तो ग्राउंड हुआ नहीं, वो तो उसी सर्किट में रह गया। तो फिर क्या होगा, उस सर्किट को तो वो नुकसान पहुंचा देगा ना, जो उसको ग्राउंड होना चाहिए था, जो वो ग्राउंड हो नहीं पाया। तो इसीलिए होता है कि जब भी कभी हम यूज करते हैं फ्यूज का, तो हम लोग पॉजिटिव पॉइंट पे ही यूज करते हैं। लेकिन फिर भी एक लाइन हम इसको पढ़ लेते हैं। करा इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्यूज आर यूज एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस टू प्रिवेंट द सर्किट from as excess current flow, and excess current flow can cause due to many reason। क्या क्या हो सकता है, सच है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, ठीक है। अब कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम द फ्यूज आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द पावर रेटिंग बेस्ड ऑन द मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ करंट अलाउएबल टू फ्लो थ्रू द सर्किट। सो whenever the current flow through the fuse rise beyond its limit, the fuse will burn out and circuit is open। हो गया ना कि जब उसको वो ग्राउंड करने के बारी आया तो सर्किट मेरा ओपन हो गया, वो ग्राउंड हुआ नहीं, तो फिर तो एपरेटस को नुकसान पहुंचा देगा। तो ये सब चीजों के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि फ्यूज जो है हमेशा पॉजिटिव पिन पे लगना चाहिए, लाइव वायर में लगना चाहिए, न्यूट्रल पे नहीं लगना चाहिए। हम न्यूट्रल का बात कर रहे हैं, अर्थिंग का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का होता है इलेक्ट्रिक शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि किस किस कारण से लग सकता है। अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान दें कि अगर ठीक है इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगा तो उससे क्या क्या डैमेज हो सकता है, क्यों मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमन का डेथ हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लेते हैं। कराए द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक में बी डेथ ड्यू टू, मतलब डेथ होने का क्या कारण हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक के कारण। सबसे पहला सबसे मेन कारण होता है फाइब्रिलेशन ऑफ हार्ट। फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन फाइब्रिलेशन, ठीक है, फाइब्रिलेशन ऑफ हार्ट। कहने का मतलब हो गया कि वो क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, तो वो हार्ट को बोल सकते हैं कि वो मतलब जो उसमें जिस तरीके से हार्ट वर्क कर रहा है ना, वो अनियमित रूप से वो काम करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उसके अंदर मतलब जो बोल सकते हैं कि जो ब्रीदिंग होता है, वो हार्ट एकाएक मतलब बोल सकते हैं ब्रीदिंग को स्टॉप कर देता है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि श्वसन क्रिया को वो रोक देता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। सबसे पहला काम यही करता है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक देखो इसमें बहुत प्रकार का होता है कि जो ह्यूमन बॉडी को शॉक पहुंचता है ना, तो ह्यूमन बॉडी को शॉक पहुंचा तो वो ग्राउंड कैसे हुआ। तो यहाँ पर दो चीज होता है, अगर ग्राउंड तुम्हारा हैंड के साथ हुआ तो आगे जब पढ़ेंगे ना शॉकिंग में, तो बहुत सारा केस होता है कि अगर हैंड के साथ टच हुआ तो किस हैंड के साथ टच हुआ, राइट हैंड से टच हुआ या लेफ्ट हैंड से टच हुआ, ठीक है। अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड से टच हो रहा है तब उस केस में वो ज्यादा खतरा उत्पन्न करता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड हो, जब करंट तुम्हारा बायां हाथ में लगता है ना, तो बायां हाथ से करंट लगने पे वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तुम्हारा हार्ट उसी साइड रहता है, तो वहां से वो ग्राउंड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो करंट है वो हार्ट से होकर के पास करता है, तो उस केस में आदमी को बचने का चांस एकदम नेग्लेजिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पे नहीं बच सकता, क्योंकि करंट जो है हार्ट के साथ पास कर गया, तो वो जैसे ही हार्ट के साथ पास करेगा उसको डैमेज कर देगा, उसको वो बंद कर देगा, ठीक है। वो काम करना एकदम बंद कर देगा, तो जैसे ही हार्ट बंद तो तुम्हारा लाइफ खत्म। लेकिन अगर वो दायां हाथ में लगा तो दायां हाथ में क्या होता है ना कि चांस बच जाता है, ठीक है, बचने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे हार्ट नहीं होता है। तो बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली जो मतलब होता है कि बस एज अ बॉडी से वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वो पास कर जाता है। तो उस केस में बचने का चांस बचता है, क्योंकि वो हार्ट है वो अभी मतलब बोल सकते ब्रीदिंग के केस में है। हार्ट जब तक चल रहा है तब तक आदमी जिंदा है, जब तक नहीं चल रहा है तो आदमी मरा।
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आदमी बच जाता है। वही केस है यहाँ पर कि अगर हार्ट को नुकसान पहुंचा दिया तब तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बचाने का चांस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन कहता है कि अगर शॉकिंग के कारण मतलब बोल सकते हैं कि कुछ समय के लिए ब्रीदिंग स्टॉप कर गया, मतलब वो सांस लेना वो बंद कर दिया, लेकिन उसका धड़कन अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। अगर धड़कन अभी भी चल रहा है लेकिन बस सांस लेना रुक गया है तो उसको हम बचा सकते हैं। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा है ड्यू टू लोकल ओवर हीटिंग बर्निंग ऑफ द बॉडी। तो इसके बाद ये हो सकता है कि अगर करंट लगा तो कुछ ऐसा केस हो सकता है ना कि ज्यादा देर तक करंट लगने से बॉडी में हीट ज्यादा उत्पन्न होता है। अभी बोले ना कि करंट ज्यादा स्टोर हुआ तो क्या होगा, वो हीट जनरेट करेगा। हीट जनरेट करने के कारण जो कुछ पार्ट्स जो है ना जलना स्टार्ट हो जाता है ओवर हीट के कारण। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो ये तीन मेनली केस होता है डेथ होने का। अगर बॉडी जलना स्टार्ट हो गया तो बहुत कम चांस रहता है बचने का। ब्रीदिंग अगर स्टॉप हो गया तब पर भी आदमी का चांस कम रहता है। और फैब्रिकेशन ऑफ हार्ट मतलब हार्ट अगर डैमेज हो गया तब भी चांस कम रहता है बचने का। तो पहला केस में तो खैर आदमी बचता ही नहीं है। दूसरा तीसरा केस में हम उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज करके मेडिकल इलाज से मतलब उसको हम बचा सकते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पे वही चीज लिखा है कि फेब्रिकेशन से तो वो हम नहीं बचा सकते, सीरियस कॉज ऑफ डेथ। लेकिन कह रहा है all through there is possibility of rescuing a man who has suffering by the later two cases। जो 2 और 3 है उस केस में हम क्या है उस आदमी को हम बचा सकते हैं, ठीक है। अब है कि आखिर क्या कर सकते हैं उस केस में। सबसे पहला है कि ये जो कारण होता है, ये शॉकिंग का कारण होता है, पहले शॉकिंग को समझते हैं कि ये जो झटका लगता है ना कि तो झटका कितना वोल्ट का झटका मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है और कितना एम्पियर का झटका मतलब ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक तो पहले वो वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करेगा और दूसरा करंट लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा वो। तो किस वोल्टेज पे कितना करंट पे आदमी को नुकसान पहुंचता है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है करंट स्ट्रेंथ, ठीक है। द सीरियसनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी द करंट बिटवीन। अब अगर 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर के बीच में अगर करंट है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि उसको वो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता। 1 मिली एम्पियर से 8 मतलब 1 से 8 मिली एम्पियर के बीच के करंट को कोई उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, बस थोड़ा बहुत झटका लगता है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 8 से 15 मिली एम्पियर का बात कर रहे हैं, ठीक है, एम्पियर का हम बात नहीं कर रहे हैं, एम्पियर बहुत दूर की बात है, हम बस मिली एम्पियर का बात कर रहे हैं। 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तक का करंट जो है पेनफुल शॉक देता है, ठीक है, उसका झटका ना दर्दनाक झटका होता है 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर लीकेज करंट 20 से 50 के बीच में अगर हमको अगर वहां का शॉक लग गया, लीकेज करंट उसके संपर्क में अगर हम आ गए, तब कह रहा है तब उस केस में ब्रीदिंग को वो स्टॉप कर देता है, श्वास लेने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उस केस में अगर झटका लगा तो कह रहा है कि अगर पास कर गया चेस्ट के साथ अगर वो पास किया तब वो ब्रीदिंग को स्टॉप कर देगा 20 to 50 के केस में, ठीक है, मिली एम्पियर का बात कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर ये जो करंट है अगर 100 से 200 के बीच में अगर रहा, ठीक है, थोड़ा सा और रेंज को बढ़ाए, तब उस केस में बचना मुमकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब वो हार्ट तक पहुंच जाएगा और हार्ट के पास जहां पहुंचा करंट तब वो हार्ट को बंद कर देगा, उसके धड़कन को रोक देगा। हार्ट बीट को जहां रुका तो फिर बचना एकदम मतलब बोल सकते हैं नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहला केस क्या हो गया कि 100 एम्पियर से ऊपर वाला करंट जो है मेरे लिए एकदम डेंजरस साबित होता है। ये मिली एम्पियर का बात कर रहे हैं, हम एम्पियर का बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर कह रहा है करंट बियॉन्ड 200 मिली एम्पियर विल काउज बर्न। अगर 200 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट अगर उस बॉडी से पास कर रहा है तो उस केस में बॉडी जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखते होंगे कभी वीडियो देखे होंगे या फिर कोई मतलब फिजिकली भी देखा होगा कि अगर किसी को करंट लगता है ना तो उसका बॉडी ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो 200 मिली एम्पियर काफी है बॉडी को जलाने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंज हो गया, ये तो करंट के रेंज के साथ था। तो वही बोल रहा है कि thus it is seen that the current which gives shock although it depend upon the voltage,
ठीक है, मतलब ठीक है, ये करंट तो ठीक है, लीकेज करंट तो हमें डिपेंड कर रहा है, लीकेज करंट बन रहा है किसके कारण, वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ना, क्योंकि ये बॉडी से पास कर रहा है, तो बॉडी से पास कर रहा है तो बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होगा, मतलब अगर मिनिमम देखा जाए तो 1 किलो ओम, मैक्सिमम देखा जाए तो 70 किलो ओम, यही आसपास रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर है द बॉडी रेसिस्टेंस इज डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब देखो बॉडी रेसिस्टेंस कितना हो सकता है, तो अगर ड्राई के केस में देखा जाए, मतलब बॉडी में होता है ना कि मतलब हम भीगा हुआ मेरा बॉडी नहीं है एकदम, मतलब बोल सकते हैं कि एकदम हम ड्राई सिचुएशन में है, किसी भी नमी के संपर्क में नहीं है, तो उस केस में जो ह्यूमन का रेसिस्टेंस होता है, ये सब ना याद रखने वाला चीज है, ठीक है, भूलना मत, 70 किलो ओम टू 100 किलो ओम के बीच रहता है। ठीक है, उस बॉडी का जो रेसिस्टेंस है 70 किलो ओम का बात कर रहे हैं, किलो ओम टू 100 किलो ओम के बीच में रहता है। अब कह रहा है कि ठीक है, जब वेन द बॉडी इज वेट, थोड़ा सा अगर मॉइस्चर के संपर्क में अगर रहे, तो उस केस में जो बॉडी का रेसिस्टेंस होता है एकदम घट करके 70 टू 1 किलो ओम, 700 ओम टू 1 किलो ओम के बीच में आता है। ठीक है, एक तो रेसिस्टेंस का बात हो गया। तो अगर हम एवरेज लेकर के चले तो बोलता है कि ड्राई सिचुएशन में 50 किलो ओम और वेट सिचुएशन में 1 किलो ओम। ठीक है, तो अब है कि ठीक है, अब हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। कहे द हाई वोल्टेज काउजिंग करेंट बियॉन्ड 200 मिली एम्पियर पंक्चर द आउटर स्किन काउजिंग बर्न। हम एक चीज देखें कि 200 मिली एम्पियर से ज्यादा जाने पे मेरा बॉडी जो है, वो जो स्किन है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या वो वोल्टेज पे इफेक्ट करेगा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे होगा, इस बॉक्स को देखो, सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि अगर बॉडी मेरा टोटली वेट है, वेट है का मतलब क्या हो गया कि मेरे बॉडी का रेसिस्टेंस अगर 1 किलो ओम है, तो उस केस में कितना करंट पास होगा, तो उस केस में क्योंकि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कितना, हम मेरे पास वोल्टेज है ना वो 100 वोल्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 100 वोल्ट सप्लाई पे अगर हम बात करें, तो उस वोल्टेज का जो मतलब रेसिस्टेंस है वो 1000 है, तो V बाई आर करेंगे तो 0.1 मिलेगा, मतलब करंट 0.1, 0.1 का मतलब कितना हो गया, कितना मिली एम्पियर, अगर ध्यान दे तो 100। ठीक है, तो अभी देखिए कि 100 से 200 के बीच में जो होता है ना, वो मतलब थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि वो पहुंच जाता है हार्ट के पास। वही बोल रहा है कि इस केस में सर्टेन डेथ का चांस होता है, और स्लाइटली मतलब उसमें बॉडी जलने की सिचुएशन में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर बोले कि वो वेट मतलब वो जो है ना, बस मतलब बोल सकते हैं कि 1000 से वो ज्यादा ओम है, मतलब बोल सकते हैं अगर वो 5 किलो ओम के आसपास अगर उसका रेसिस्टेंस रहेगा, तो क्या होगा, करंट मेरा कम फ्लो होगा, तो करंट कम फ्लो होगा कितना, 0.02, मतलब अब वो जो है बोल सकते हैं कि 20 मिली ओम के आसपास। ठीक है, तो इस केस में मतलब उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका शॉक जो है एकदम दर्दनाक होता है। उसी प्रकार से बोला है कि अगर 100 किलो ओम के आसपास अगर होगा तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का मतलब हो सकते बहुत लाइट शॉक, और किसी प्रकार का जलने का नुकसान ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जब बॉडी ड्राई सिचुएशन में होता है, लेकिन है कि अगर यही सिचुएशन इतना ही रेसिस्टेंस अगर उस केस में 500 वोल्ट अगर पास कर दिया जाए, मतलब वो 500 वोल्ट के संपर्क में आ जाएगा, तब क्या होगा, तो पहला केस में उसमें 0.5 एम्पियर पास हो जाएगा। जैसे 0.5 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, वो तो एकदम लगभग चांस होगा कि अब वो मतलब मरने के सिचुएशन में है, उसको बचा नहीं सकते। ठीक है, और उसका बॉडी तो खैर जलेगा ही। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम ठीक है उसके बीच में अगर हम आ जाते हैं 5 किलो ओम के आसपास, तो उस केस में होता है कि सर्टेन चांस होता है डेथ का। ठीक है, और जलने का भी। और उससे नीचे अगर आते हैं ड्राई सिचुएशन में, तो फिर लाइट शॉक इसमें होता है, मतलब फिर भी शॉक लग जाता है ड्राई अवस्था में होने के बावजूद। अब आते हैं 10,000 वोल्ट, मतलब 11,000 मान के चलो ना, 11,000 वायर पे हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम टोटली वेट कंडीशन में हो, मतलब मॉइस्चर कंडीशन में है, मेरा बॉडी किसी न किसी तरह से वो ग्राउंडिंग कंडीशन में है, तब तो खैर छोड़ ही, उम्मीद ही छोड़ दो कि हम मतलब बोल सकते हैं उस केस में कोई ह्यूमन जिंदा रहेगा। सर सेवर वर्न
मे सरवाइव, मतलब बोल सकते हैं कि वो लगभग जल चुका होगा। रेंडमली मतलब एकदम बहुत कम चांस होता है कि वो बच सका, मतलब होता है ना कि बहुत कम चांस होता है। उसके बाद है कि 5 किलो ओम के संपर्क में अगर हम आएंगे तो यहाँ भी वही कंडीशन है, सेम केस। उससे नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे होता है कि मतलब इतना तो है कि अगर 10,000 वोल्ट के संपर्क में आएंगे तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आदमी का बचने का चांस एकदम कम रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल तुम्हारा एक डेटा हो गया, बस समझने के लिए कि आखिर चीजों को, कंडीशन को हम समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है कि जो मेरा शॉकिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, तो करंट के फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा शॉक देता है, बहुत ज्यादा कस के झटका देता है, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा झटका मारेगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो है मोर डेंजरस इन द शॉक। इसीलिए इसी केस में बोलते हैं ना कि एसी करेंट से ज्यादा खतरनाक होता है डीसी करंट। अगर डीसी करंट का झटका लगा तो उसका दर्द और एसी करंट का दर्द, एसी क्या होता है वो तो तुमको फेंक देगा ना, डीसी तुमको फेंकेगा नहीं, वो तुमको एकदम अपने पास वो सटा करके रखे रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ज्यादा डेंजरस होता है अगर इसका झटका थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी एकदम जीरो है। अभी हम बोले कि फ्रीक्वेंसी का एकदम इन्वर्सिबल है, एकदम लो है तो कस के झटका मारेगा, हाई है तो कम झटका मारेगा। ठीक है, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी हाई, मतलब बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो तुमको फेंक देगा झटका, जैसे तुम उसको छुओगे ना वो तुमको बाहर फेंक देगा, लेकिन डीसी तुमको फेंकेगा नहीं, वो तुमको सीधे वहां से तुम्हारा वो करंट को क्लोज लूप बना देगा, वहां से एक पाथ बना करके उसको ग्राउंड करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है द पाथ टेकन बाय करंट थ्रू द बॉडी। अब है कि वो जो बॉडी से वो जो करंट मतलब पास कर रहा है वो कौन सा पाथ को यूज किया। मेरे पास दो तीन तरह का पाथ होता है। सबसे पहला, इफ द पाथ ऑफ लीकेज करंट इज विदाउट इन्वॉल्विंग द चेस्ट और हार्ट। ठीक है, अगर वो हार्ट को इन्वॉल्व नहीं किया तब तो पॉसिबल है कि आदमी को तुम बचा लोगे, जिसको करंट लगा उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो गया तब उसे बचाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है कि हम शॉकिंग को कैसे समझ सकते हैं, शॉकिंग से कैसे आदमी को बचा सकते हैं, और शॉकिंग किस किस कंडीशन में लग सकता है। ठीक है, हर एक चीजों के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग कल ही देखते हैं, आज उतना नहीं पढ़ेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कि अब शॉकिंग से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या उपाय करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को अगर करंट लग गया तो उससे हम तुरंत बचा सके, मतलब जब तक हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक ऐसा कौन सा इलाज करें ताकि उसको हम जिंदा रख सके। ठीक है, वो सबको कल देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अंकेश क्लियर है? यस सर। चलो फिर यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, बाकी मिलते हैं कल।